आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्थर शोपेनहावर की। शोपेनहावर को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि उनका वर्ल्ड व्यू काफ़ी पेसिमिस्टिक यानी निराशाजनक था। लेकिन अगर हम उनके विचार को ध्यान से समझें तो वो सिर्फ दुनिया को दुख और दर्द के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्होंने इस दुख का कारण और इससे बचने का रास्ता भी बताया है। शोपेनहावर की फिलॉसफी डीप और प्रैक्टिकल है, जो हमारे डेली लाइफ के स्ट्रगल्स को समझने और उसे निकलने में मदद करती है। इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम शोपेनहावर के जीवन से शुरुआत करेंगे। उनके बचपन, उनके परिवार का उनके विचारों पर क्या असर पड़ा और उन्होंने अपने दुख भरे जीवन से क्या सीखा। फिर हम उनकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ये किताब उनकी पूरी फिलॉसफी का कोर है, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे दिमाग में एक रिप्रेजेंटेशन है और असली दुनिया एक इच्छा यानी विल के रूप में है जो सब कुछ चलाती है। शोपेनहावर का ये आइडिया था कि दुनिया में सब जीवों को एक ऐसी इच्छा चलाती है जो कभी पूरी नहीं होती। हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है हम किसी और चीज़ के लिए इच्छा करने लगते हैं। इस इच्छा का एंड नहीं है और यही साइकिल हमारे जीवन का दुख बनाता है। उन्होंने इसको विल टू लिव का नाम दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दुख की बात नहीं की, उन्होंने हमें दुख से बचने का रास्ता भी दिखाया, और वो था आर्ट, म्यूजिक और एस्थेटिक कॉन्टेम्पलेशन। जब हम किसी आर्ट या म्यूजिक में डूब जाते हैं तो हमें कुछ पलों के लिए अपनी इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। शोपेनहावर के लिए ये शांति पाने का सबसे पावरफुल तरीका था। इस एपिसोड में हम शोपेनहावर के एथिक्स पर भी बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कंपैशन यानी दया को मोरालिटी का बेस बताया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही इच्छा के नीचे जीते हैं और इसलिए हम सब एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। दयालु होना इंसान की असली मोरल वैल्यू है और इसी से हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। और इस एपिसोड के अंत में हम ये भी देखेंगे कि शोपेनहावर का इम्पैक्ट आज के ज़माने में भी कितना ज़्यादा है। जैसे हम आज के फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और थिंकर्स को देखते हैं, चाहे वो फ्रीडरिक नीत्शे हों या सिगमंड फ्रॉयड, शोपेनहावर की सोच उन सब पर असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थर शोपेनहावर के दुख और इच्छा के इस सफ़र को समझना, और देखते हैं कि कैसे उनके विचार हमारे आज के स्ट्रगल्स को समझने में मदद कर सकते हैं। शोपेनहावर का जन्म 1788 में डेंजिग, जो आज के पोलैंड देश में है, एक अमीर मर्चेंट परिवार में हुआ। उनके पिता हेनरिक शोपेनहावर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनका सपना था कि आर्थर भी एक दिन व्यापार में सफल बने। उनका परिवार काफ़ी वर्ल्डली और वेल ट्रैवल्ड था, जो आर्थर के जीवन में एक बड़ा रोल अदा करता है। हेनरिक का मानना था कि दुनिया के अनुभव से ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में ही आर्थर को यूरोप के कई देशों में घुमाया। ये सफ़र आर्थर की सोच को वाइडन करता है, परंतु हेनरिक का दिमाग पूरी तरह व्यापारिक था और उन्होंने अपने बेटे को भी वैसे ही देखना चाहा। लेकिन आर्थर का रुझान व्यापार की तरफ नहीं था। ये कॉन्ट्रास्ट शुरुआती दिनों से ही दिखने लगते हैं, जहाँ एक तरफ उनका परिवार व्यावसायिक वैल्यूज़ में विश्वास करता था और दूसरी तरफ शोपेनहावर अपनी अलग इच्छाओं और फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज की तरफ खींचने लगे। शोपेनहावर का अपनी माँ जोआना शोपेनहावर के साथ संबंध काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। जोआना एक फेमस नॉवेलिस्ट थी और उनका अपना एक कल्चरल और लिटरेरी सर्कल था, जहाँ कई बड़े बड़े कलाकार और लेखक आते थे। लेकिन आर्थर के लिए अपनी माँ के साथ का रिश्ता कभी कंफर्टेबल नहीं रहा। जोआना एक इंडिपेंडेंट और सोशल वुमेन थी, जबकि आर्थर ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव और विथड्रॉन थे। इस तरह का कंट्रास्ट इन दोनों के बीच हमेशा टेंशन का कारण भी बना रहा। आर्थर को अपनी माँ के लिटरेरी सक्सेस से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली, बल्कि उन्होंने
अपने अंदर एक अलग तरह की दुनिया बनाई जिसमें वो दुनिया को दुख के प्रिज्म से देखते थे। इस रिश्ते में जो इमोशनल डिस्टेंस था उसने शोपेनहावर के अंदर और ज़्यादा पेसिमिज्म को बढ़ावा दिया। उनकी माँ के लिटरेरी सर्कल्स और सोसाइटी के प्रति उनका न्यूट्रल या कभी कभी नेगेटिव अप्रोच उनके लेटर फिलोसॉफिकल वर्क्स में दिखाई देता है। शोपेनहावर के पिता चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बने, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो शोपेनहावर ने अपने कैरियर का रुख बदल दिया। ये उनके जीवन का एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था। पहले वो लेप्जिग में बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके पिता की मौत ने उन्हें व्यापार से दूर कर दिया और उन्होंने फिलॉसफी में अपने जीवन का मकसद ढूंढना शुरू किया। बर्लिन में उन्होंने इमैनुअल कांट और प्लेटो के काम को डीपली स्टडी किया। कांट का इम्पैक्ट उनके विचारों पर सबसे ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कांट के फेनोमेना और नोमेना के विचार को अपनी फिलॉसफी में अलग तरीके से यूज़ किया। प्लेटो की फॉर्म्स की आइडिया ने भी उनके जीवन को डीपली प्रभावित किया। ये सब कुछ मिलाकर उनकी अपनी ओरिजिनल फिलॉसफी का बेस बना, जो बाद में उनकी मैग्नम ओपस द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में साफ नजर आता है। शोपेनहावर के लिए एजुकेशन सिर्फ नॉलेज पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने का एक डीप प्रोसेस था। उन्होंने कांट से रियलिटी और परसेप्शन के बीच के अंतर को समझा और प्लेटो से अनचेंजेबल ट्रुथ्स को समझने का मेथड सीखा। इन दोनों बड़े फिलोसफर्स ने उन्हें एक फाउंडेशन दी, लेकिन शोपेनहावर का अप्रोच, उनका अपना ओरिजिनल विचार था कि वो दुनिया को विल के लेंस से देखते थे, जो एक ब्लाइंड इरेशनल फोर्स थी जो सब कुछ चलाती थी, इच्छा। अब हम आर्थर शोपेनहावर की सबसे महत्वपूर्ण उनका वर्क द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं, जो उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंटर है। इस किताब में शोपेनहावर ने अपने विचार को एक स्ट्रक्चर्ड रूप में रखा और दुनिया को समझने का अपना यूनिक नजरिया दिया। शोपेनहावर ने कांट और प्लेटो के आइडियाज का सिंथेसिस यानी समन्वय करके अपना ओरिजिनल थॉट सिस्टम डेवलप किया, जिसमें दुनिया को दो तरीकों से देखा गया है, एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में और दूसरा विल के रूप में। द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसे जर्मन में डी वेल्ट एल्स विले und Vorstellung कहते हैं, पहली बार 1818 में पब्लिश हुई थी। ये शोपेनहावर का सबसे बड़ा काम रहा और इसी ने उन्हें एक फिलोसोफर के रूप में एस्टेब्लिश किया। इस किताब में उन्होंने दुनिया को समझने का एक ऐसा तरीका दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शोपेनहावर ने अपने इस काम में इमैनुअल कांट के एपिस्टेमोलॉजी को बेस बनाया। कांट का मानना था कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा दिमाग उसे फिल्टर करके हमें दिखाता है। शोपेनहावर ने इस आइडिया को लिया और उसमें अपने ओरिजिनल थॉट का एडिशन किया। उन्होंने प्लेटो के फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को भी अपने काम में इंटीग्रेट किया, जहां प्लेटो कहते हैं कि दुनिया के प्रत्यक्ष रूप से परे एक हायर रियलिटी है जो इटर्नल है। शोपेनहावर ने अपनी फिलॉसफी को दो बेसिक आइडियाज में तोड़ दिया, द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन और द वर्ल्ड एज विल। दोनों आइडियाज दुनिया के दो मुख्य रूप समझाते हैं, जहां एक प्रत्यक्ष यानी एपरेंट रियलिटी है जो हमें दिखाई देती है और दूसरी एक छुपी हुई रियलिटी है जो सब कुछ चलाती है। शोपेनहावर का पहला की कॉन्सेप्ट है तो वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। उनका कहना था कि जो दुनिया हम देखते हैं, जो हमें अपने आसपास नजर आती है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक प्रत्यक्ष रूप है। ये दुनिया वैसे ही है जैसे हमारे दिमाग उसे दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कांट के आइडिया से इंस्पायर्ड था। कांट ने बताया था कि दुनिया का जो एक्चुअल रूप है वो हमारे दिमाग के फिल्टर के बिना हमें नहीं दिख सकता। हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे सेंसेस और माइंड के प्रोसेसेस के बाद का एक वर्जन है। एक्चुअल रियलिटी हमें कभी नहीं दिखाई देती क्योंकि हम सिर्फ
रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, न कि थिंग इन इटसेल्फ। शोपेनहावर कहते हैं कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स, नेचर, दूसरे लोग, ये सब हमारे दिमाग में एक इमेज के रूप में बनते हैं। ये दुनिया सिर्फ एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है और इससे हमारे परसेप्शन का प्रभाव होता है। हम ये मानकर जीते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, लेकिन शोपेनहावर इस थॉट को चैलेंज करते हैं। उनका कहना था कि ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन यानी माया है जो हमारे दिमाग के प्रोसेस से बनी है। शोपेनहावर का दूसरा और उनका सबसे ओरिजिनल और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है द वर्ल्ड एज विल। यहाँ से उनकी फिलॉसफी सबसे ज़्यादा अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन के पीछे एक और फोर्स है जो सब कुछ चलाती है, और वो है विल। विल का मतलब यहाँ एक ऐसी ब्लाइंड इरेशनल फोर्स से है जो दुनिया के हर एस्पेक्ट को चलाती है। इच्छा, ये एक अनकॉन्शियस इच्छा है जो हर जीवन के अंदर है और जो हर एक्शन, हर मूवमेंट और हर डिजायर को पुश करती है। विल के बिना दुनिया सिर्फ एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होती, लेकिन विल ही दुनिया को डायनेमिक बनाती है। ये विल ही है जो हमें जीवन में कुछ पाने, कुछ अचीव करने और जीवित रहने के लिए मोटिवेट करती है। और शोपेनहावर कहते हैं कि विल का कोई फाइनल पर्पस नहीं होता, लेकिन ये एक कांस्टेंट ड्राइव है जो कभी रुकती नहीं है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, हमेशा कुछ नहीं मिलने पर और ज़्यादा डिजायर करता है। ये इच्छा कभी सेटिस्फाई नहीं होती और इसी वजह से इंसान लगातार दुख में रहता है। विल सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है, ये हर जीवन में है, हर प्लांट, एनिमल और इवन नॉन लिविंग थिंग्स तक। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो सब कुछ चलाता है, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा के रूप ले लेती है जो कभी खत्म नहीं होती। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग विल दुनिया का असली एसेंस है। हम जितना भी सोच लें कि हम अपने चॉइसेस को रैशनली बना रहे हैं, असली में हमारे पीछे एक ब्लाइंड विल का कंट्रोल होता है जो हमें चलाती है। इस विल का मेन एस्पेक्ट ये है कि ये इरेशनल और ब्लाइंड है, इसका कोई फाइनल गोल नहीं होता, लेकिन ये अपने आप में एक कांस्टेंट मूवमेंट क्रिएट करती है। ये दोनों आइडियाज, द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन और द वर्ल्ड एज विल, शोपेनहावर की पूरी फिलॉसफी का कोर है। हम दुनिया को जैसा देखते हैं वो एक प्रत्यक्ष रूप है जो हमारे दिमाग में बनता है, लेकिन उसके पीछे एक डीप फोर्स, एक विल काम कर रही है जो सब कुछ ड्राइव करती है। शोपेनहावर के लिए ये अंडरस्टैंडिंग ही दुनिया के दुख और कांस्टेंट स्ट्रगल को समझने का तरीका है। अब हम शोपेनहावर के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विल टू लिव और उससे जुड़े ह्यूमन सफरिंग के बारे में समझते हैं। शोपेनहावर के विचारों में विल एक सेंट्रल फोर्स थी जो दुनिया के हर जीव को चलाती है, और यही विल जीवन के दुख और समस्याओं का मूल कारण भी है। ये हमें समझने का एक रास्ता देती है कि शोपेनहावर अपने पेसिमिस्टिक यानी निराशाजनक नजरिए पर क्यों इतना जोर देते हैं। शोपेनहावर का कहना था कि दुनिया के हर जीव में एक ऐसी फोर्स है जो उसे जीवित रहने और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए पुश करती है। इस फोर्स को उन्होंने विल टू लिव का नाम दिया, यानी हर इंसान, जानवर और प्लांट्स सभी एक ऐसी अनकॉन्शियस इच्छा के नीचे जीते हैं जो हमेशा उन्हें सर्वाइवल के लिए काम करने पर मजबूर करती है। ये इच्छा ब्लाइंड है, इरेशनल है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसका बस एक ही काम है, कॉन्टिन्यूसली जीवन को आगे बढ़ाना और सरवाइव करना। ये विल टू लिव हमें जीवन में लगातार कुछ न कुछ पाने की इच्छा करवाती है, चाहे वो खाना हो, धन हो या सम्मान। ये इच्छा हमेशा काम करती रहती है और हमारे एक्शंस को चलाती रहती है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले रैशनली ले रहे हैं, लेकिन शोपेनहावर के मुताबिक हमेशा एक छुपी हुई विल है जो हमें पुश करती है। ये विल का नेचर ही ऐसा है कि वो कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती और इसी विल की वजह से जीवन एक एंडलेस स्ट्रगल बन जाता है। शोपेनहावर के लिए विल का मतलब एक कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फोर्स से है जो इंसान को लगातार कुछ न कुछ ढूंढने, पाने और अचीव करने पर मजबूर करती है। यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती और जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत एक नई इच्छा का जन्म होता है। इस साइकिल का कोई एंड नहीं है और यही साइकिल इंसान के जीवन को दुख से भर देती है।
शोपेनहावर ने कहा कि जीवन का असली स्वरूप सफरिंग यानी दुख है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए इच्छा करते हैं और यही इच्छा हमेशा कंप्लीट नहीं होती। विल टू लिव हमें लगातार कुछ पाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हर बार वो इच्छा या तो अधूरी रह जाती है या अगर वो पूरी हो भी जाती है तो उसके बाद एक और नई इच्छा जन्म लेती है। इस प्रोसेस में इंसान कभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता। शोपेनहावर कहते हैं कि जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते तो हम दुख में जीते हैं, और जब हम अपने गोल्स अचीव कर भी लेते हैं तो एक टेम्परेरी खुशी होती है, लेकिन उसके बाद फिर एक नए गोल का जन्म हो जाता है। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है और इस साइकिल का अंत कभी नहीं होता। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जिसमें इंसान हमेशा दुख और अनफुलफिल्ड डिजायर्स के बीच फंसा रहता है। शोपेनहावर के पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उनका विचार काफी हद तक ईस्टर्न फिलॉसफीज से प्रभावित था। शोपेनहावर ने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का अध्ययन किया था और उनकी सोच में ये ईस्टर्न आइडियाज घुले मिले दिखते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म का दुख, जो बुद्धिज्म में दुख है, दुख एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में जीवन दुख से भरा है। बुद्ध ने ये बताया कि इच्छाओं का मूल ही दुख है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो या तो अधूरा होता है या जब मिलता है तो वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। शोपेनहावर का विल टू लिव इसी कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित था। शोपेनहावर का वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन का आइडिया हिंदुइज्म के माया के कॉन्सेप्ट से भी सिमिलर है। हिंदुइज्म में माया एक इल्यूजन है जो हमें दुनिया के प्रत्यक्ष रूप से दूर रखती है। हम जो देखते हैं वो असली नहीं होता, असली दुनिया हमारे अंडरस्टैंडिंग के परे है। शोपेनहावर ने ये आइडिया लिया और अपने रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेट किया। उनका कहना था कि हम जो दुनिया देखते हैं वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। शोपेनहावर के विचार बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से काफी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने इन आइडियाज को अपने यूनिक वेस्टर्न फ्रेमवर्क में डाला। जहाँ ईस्टर्न फिलॉसफीज का फोकस दुख से मुक्त होने पर था, शोपेनहावर का फोकस ये समझने पर था कि दुख दुनिया का एक इनहेरेंट पार्ट है। ये दुख तब तक रहेगा जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे अंदर की विल हमेशा हमें दुख में डालती रहती है। इस तरह शोपेनहावर का विल टू लिव और उसके साथ जुड़ा सफरिंग का कॉन्सेप्ट उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंट्रल एस्पेक्ट है। हमारे अंदर की इच्छा हमेशा हमसे कुछ न कुछ पाने के लिए मजबूर करती है और यह इच्छा कभी कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से हम हमेशा दुख में रहते हैं। शोपेनहावर ने यह भी दिखाया कि उनका पेसिमिज्म ईस्टर्न फिलॉसफीज के आइडिया से डीपली प्रभावित था, जो दुनिया को दुख के रूप में देखते हैं। अब हम शोपेनहावर के आर्ट, म्यूजिक और एस्थेटिक्स के विचार को समझते हैं। जहाँ शोपेनहावर ने विल को दुनिया का सेंट्रल फोर्स बताया, वहाँ उन्होंने आर्ट को एक ऐसी चीज माना जो हमें इस विल के चक्कर से टेम्पोरेरीली मुक्ति दिलाती है। शोपेनहावर का मानना था कि आर्ट, स्पेशली म्यूजिक, हमें दुख और इच्छा के दौड़ से कुछ समय के लिए निकाल सकती है। उनके विचार में आर्ट इंसान को विल के कांस्टेंट स्ट्रगल से दूर ले जाती है और एक हायर, प्योरर स्टेट में पहुंचाती है। शोपेनहावर के लिए आर्ट एक ऐसा रास्ता था जो इंसान को विल के सीजलेस स्ट्राइविंग यानी कभी खत्म न होने वाली इच्छा से टेम्परेरीली निकाल सकता है। विल के साइकिल में इंसान हमेशा दुख में जीता है, क्योंकि हर इच्छा के पीछे एक और इच्छा का जन्म होता है और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आर्ट हमें इस दुख और इच्छा के दौर से कुछ पल के लिए दूर ले जाता है। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग म्यूजिक सबसे प्योरेस्ट आर्ट का फॉर्म है, क्योंकि वो बिना किसी कॉन्सेप्ट, वर्ड या इमेज के विल को डायरेक्टली एक्सप्रेस करती है। उनका मानना था कि जब हम पेंटिंग या स्कल्पचर देखते हैं तो हम उन्हें उनके एक्सटर्नल रूप के जरिए समझते हैं, लेकिन म्यूजिक का असर हमारे ऊपर सीधा होता है, बिना किसी इंटरमीडियरी के। म्यूजिक एक डायरेक्ट लैंग्वेज है जो विल के एसेंस को बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के रिप्रेजेंट करती है। यानी जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम एक डायरेक्ट कनेक्शन फील करते हैं, जो विल का असली नेचर है। ये
बिना लॉजिकल कॉन्सेप्ट या इमेज के हमें इम्पैक्ट करती है। शोपेनहावर के लिए म्यूजिक विल का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन थी, जिसमें हम सिर्फ इच्छाओं के दौड़ को नहीं समझते बल्कि उससे टेम्परेरीली दूर भी हो जाते हैं। शोपेनहावर के विचार में एस्थेटिक कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है किसी आर्ट फॉर्म के सामने अपने इंडिविजुअल डिजायर्स से टेम्परेरी मुक्ति पाना। जब हम किसी पेंटिंग, म्यूजिक या नेचर की सुंदरता में डूब जाते हैं तो हमारी पर्सनल इच्छा और विल के दौड़ से हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ पलों के लिए ही हमें मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि जब हम आर्ट को सिर्फ उसके सुंदरता के लिए देखते हैं बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, तो हम एक हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग में पहुंचते हैं। इस वक्त में हमारी इच्छा पैसिव हो जाती है और हमारे अंदर एक न्यूट्रल कॉन्टेम्पलेशन का स्टेट आता है, यानी हम विल के कांस्टेंट पुल से टेम्परेरीली फ्री हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस एक तरह का डीप पीस और ट्रैंक्विलिटी लाता है, जिसमें हमारे इंडिविजुअल स्ट्रगल्स एक पल के लिए डिसअपीयर हो जाते हैं। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है क्योंकि वो जीनियस होते हैं जो दुनिया के हायर ट्रूथ को एक्सेस कर सकते हैं। उनका कहना था कि जीनियस वो लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल इच्छाओं से परे होकर दुनिया के असली नेचर को समझ सकते हैं और उसे अपने कामों में दिखाते हैं। आर्टिस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पर्सनल डिजायर्स और दुख से परे होकर अपने काम में एक यूनिवर्सल ट्रूथ को कैप्चर करते हैं, इसलिए उनके काम का इम्पैक्ट दूसरों पर भी डायरेक्टली होता है। आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस ये ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। उनके पास ये विजन होता है कि वो दुनिया के हायर फॉर्म्स को समझ सकें और उन्हें अपने वर्क के जरिए प्रकट कर सकें। तो शोपेनहावर के लिए आर्ट सिर्फ सुंदरता का माध्यम नहीं था बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो इंसान को विल के कांस्टेंट दौड़ से टेम्परेरी मुक्ति दिलाती है। म्यूजिक उनके लिए सबसे प्योरेस्ट आर्ट फॉर्म थी जो बिना किसी लॉजिकल कॉन्सेप्ट के डायरेक्टली विल को रिप्रेजेंट करती है और एस्थेटिक कॉन्टेम्पलेशन के जरिए हम अपने इंडिविजुअल दुख और इच्छाओं से कुछ पल के लिए दूर हो सकते हैं और एक हायर ट्रुथ को समझ सकते हैं। अब हम शोपेनहावर के इथिक्स के एक और सेंट्रल एस्पेक्ट को समझेंगे जो है कंपैशन यानी दया। शोपेनहावर की मोरालिटी का बेस उनका पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू था जो ये मानता था कि जीवन दुख से भरा है। इस दुख को समझने के बाद उन्होंने अपनी इथिकल फिलॉसफी को इस दुख को कम करने के रास्ते पर बनाया। शोपेनहावर के लिए मोरालिटी का असली मूल कंपैशन था जो उन्होंने कांट के ड्यूटी और रीजन के प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग बताया। शोपेनहावर का कहना था कि इंसान की मोरालिटी का मूल कंपैशन है। यहाँ वो इमैनुअल कांट से बिल्कुल अलग खड़े दिखते हैं। कांट का कहना था कि मोरालिटी एक इंसान के ड्यूटी और रीजन यानी कर्तव्य और तर्क पर बेस्ड होती है। मतलब इंसान को अपने मोरल एक्शंस करने चाहिए क्योंकि वो लॉजिकली और रेशनली करेक्ट है। कांट के हिसाब से इंसान का कर्तव्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रीजन के जरिए ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन शोपेनहावर ने इस विचार को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मोरालिटी का असली बेस लॉजिकल रीजन नहीं बल्कि कंपैशन है। इंसान की मोरालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो दूसरों के दुख और दर्द को कितना समझ पाता है। अगर इंसान दूसरों के दुख में अपना दुख देख सके तभी वो असली मोरल एक्शन ले सकता है। दयालु होना इंसान की मोरालिटी का कोर है, न कि कोई कर्तव्य या रेशनल ड्यूटी। शोपेनहावर के लिए जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं तब हम सच में मोरल एक्शन करते हैं। ये एम्पैथी यानी संवेदना का प्रिंसिपल है। कंपैशन का मतलब है दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं पर अपने फायदे को एक तरफ रखकर उनके दुख को कम करने की इच्छा से प्रेरित होना। यह शोपेनहावर के मोरल फिलॉसफी का बेसिक फाउंडेशन था। शोपेनहावर का पेसिमिज्म जो उनकी पूरी फिलॉसफी का कोर था उनके इथिकल बिहेवियर का बेस भी था। उनका कहना था कि क्योंकि दुनिया में हर जगह दुख ही है तो मोरालिटी का असली मूल ये होना चाहिए कि हम इस दुख को कम करें।
सभी जीव दुख से गुजर रहे हैं और ये दुख यूनिवर्सल है। इसी वजह से एक मोरल इंसान का काम ये है कि वो दूसरों के दुख को समझे और उसे कम करने की कोशिश करे। शोपेनहावर का कहना था कि अगर हम ये समझ लें कि जीवन के हर एस्पेक्ट में दुख है, चाहे वो अमीरी हो या गरीबी, सक्सेस हो या फेलियर, तभी हम एक सच में मोरल जीवन जी सकते हैं। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं और डिजायर्स में घिरा रहेगा, तब तक वो अपने फायदे के आगे कुछ नहीं सोच पाएगा। लेकिन जब वो दुनिया के यूनिवर्सल दुख को समझ लेगा, तभी वो दयालु हो सकता है। शोपेनहावर के इथिक्स काफी हद तक बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी से प्रभावित थे। बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों में ही कंपैशन और सेल्फलेसनेस को एक हायर मोरल वैल्यू माना गया है। शोपेनहावर ने अपने एथिक्स में इन टीचिंग्स को इंक्लूड किया और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से उनका एक्सपेंशन किया। शोपेनहावर के एथिक्स और बुद्धिज्म के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। बुद्धिज्म में दुख यानी सफरिंग एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा गया है कि जीवन में दुख हर जगह है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे डिजायर्स और इच्छाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है, और जब हम इस दुख को समझ लेते हैं तब हम दूसरों के लिए करुणा यानी कंपैशन महसूस करते हैं। शोपेनहावर का एथिक्स इसी कॉन्सेप्ट से मिलता है, जहां उन्होंने कहा कि सभी जीव दुख में हैं और इस दुख को समझने के बाद हमारे अंदर से कंपैशन का जन्म होता है। क्रिश्चियनिटी में भी सेल्फलेसनेस और कंपैशन को हाईएस्ट मोरल वर्चूज माना गया है। शोपेनहावर के एथिक्स काफी हद तक क्रिश्चियन टीचिंग से प्रभावित थे, जिसमें दयालु होना एक डिवाइन क्वालिटी मानी गई है। तो शोपेनहावर का कहना था कि मोरालिटी का असली बेस कंपैशन है, जो दूसरों के दुख को समझने से आता है। उनका पेसिमिज्म उनके इथिकल बिहेवियर का ड्राइविंग फोर्स था, क्योंकि उन्होंने समझा कि दुनिया में यूनिवर्सल दुख है और इस दुख को समझने के बाद हमारा मोरल फर्ज ये है कि हम दूसरों के लिए दयालु होकर इस दुख को कम करें। इस तरह उनके इथिक्स काफी हद तक बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी के टीचिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने यूनिक पेसिमिस्टिक नजरिए के जरिए इन्हें एक डिस्टिंक्ट फॉर्म दिया। अब हम शोपेनहावर के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो है असर्टिसिज्म यानी त्याग और विल के इनकार का आइडिया। शोपेनहावर ने कहा था कि जीवन का असली दुख हमारी इच्छाओं और डिजायर्स यानी वांट्स से आता है, और अगर हम इस दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा। उनका सॉल्यूशन था असर्टिसिज्म यानी विल का इनकार। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग अगर हम जीवन के कांस्टेंट दुख और इच्छाओं के साइकिल से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता है, असर्टिसिज्म यानी त्याग। असर्टिसिज्म का मतलब है अपनी इच्छाओं का इनकार करना, दुनिया के मटेरियल लग्जरीज से दूर रहना और अपनी फिजिकल नीड्स और डिजायर्स को कंट्रोल करना। ये एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है जो हमें विल के प्रभाव से दूर रखता है। शोपेनहावर का मानना था कि विल ही जीवन के हर दुख का कारण है। ये विल हमेशा हमें कुछ न कुछ पाने के लिए मजबूर करती रहती है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को डिनाई करते हैं तो हम अपने अंदर शांति पाने लगते हैं। विल की दौड़ जो हमें लगातार कुछ पाने के लिए फोर्स करती है, वही हमें दुख और अशांति में रखती है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है विल का इनकार करना, यानी अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें छोड़ देना। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग जो इंसान अपनी इच्छाओं को इनकार करता है वो विल के कांस्टेंट दौड़ से दूर निकल जाता है। इस इनकार के जरिए वो अपने दुख को कम कर सकता है और एक डीपर इनर पीस पा सकता है। विल का ये दौड़ जो हमेशा इंसान को रेस्टलेस और अनफुलफिल्ड रखती है, असर्टिसिज्म के जरिए ब्रेक की जा सकती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देता है तब उसके जीवन में एक इनर शांति और क्लैरिटी आने लगती है। डिनायल ऑफ द विल एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपने डिजायर्स को पूरा न होने देने के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेता है। ये एक तरह का सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी आत्म नियंत्रण है, जिसमें इंसान अपने माइंड को ट्रेन करता है कि वो अपने अंदर की इच्छाओं को इग्नोर करे। शोपेनहावर के लिए ये प्रोसेस एक ट्रू एस्थेटिक लाइफ का फाउंडेशन है। इस डिनायल के जरिए इंसान अपनी इच्छाओं के दौड़ को तोड़ सकता है और उसके बाद
जो आती है वो है एक प्योर इनर पीस। अब हम शोपेनहावर के विचारों का इम्पैक्ट समझेंगे जो उनके बाद आने वाले थिंकर्स पर काफ़ी गहरा रहा। शोपेनहावर का पेसिमिज्म, उनका विल का कॉन्सेप्ट और उनका दुख और इच्छाओं के दौड़ पर फोकस उनके बाद के वेस्टर्न थॉट्स को डीपली प्रभावित करता है। चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने फ्रीडरिक नीचे, सिगमंड फ्रॉयड और एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स को कैसे शेप किया। शोपेनहावर का सबसे प्रमुख इम्पैक्ट फ्रीडरिक नीचे पर दिखाई देता है। नीचे ने शोपेनहावर के काम को अपनी फिलॉसफी के शुरुआती दिनों में पढ़कर उनसे प्रभावित हुए थे। शोपेनहावर का पेसिमिज्म और विल टू लिव का कॉन्सेप्ट नीचे के थॉट प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करता है, लेकिन नीचे ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और अपने यूनिक वे में उसका एक्सपेंशन किया। शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन का असली स्वरूप दुख है और ये दुख हमेशा इसलिए है क्योंकि हम सभी एक विल टू लिव से चलाए जाते हैं। विल हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहती है और जब वो नहीं मिलता तो हम दुख में जीते हैं। नीचे ने इस आइडिया को समझा, लेकिन उन्होंने विल टू लिव को रिजेक्ट करते हुए अपने कॉन्सेप्ट का विकास किया जो था विल टू पावर। नीचे ने कहा कि जीवन का सेंट्रल प्रिंसिपल विल टू पावर है, जो एक और भी फंडामेंटल इच्छा है। नीचे के लिए जीवन सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं था जैसे शोपेनहावर ने कहा, बल्कि ये पावर को पाने और अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करने का एक प्रोसेस था। नीचे का विल टू पावर एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स थी जिसमें इंसान अपनी डेस्टिनी को शेप करता है और अपने अस्तित्व को एस्टेब्लिश करता है, जबकि शोपेनहावर के लिए विल एक दुख का कारण थी। नीचे के लिए विल टू पावर एक पॉजिटिव और क्रिएटिव फोर्स थी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नीचे की ओरिजिनल थिंकिंग में शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस डीपली समझा जा सकता है। नीचे ने शोपेनहावर के पेसिमिस्टिक आइडियाज का काउंटर आर्गुमेंट बनाया, लेकिन उस काउंटर के पीछे शोपेनहावर के थॉट्स की शेडो हमेशा दिखाई देती है। नीचे का फेमस कॉन्सेप्ट ओबरमेंश यानी सुपरमैन भी इनडायरेक्टली शोपेनहावर के विल के कॉन्सेप्ट से जुड़ा लगता है। शोपेनहावर का इम्पैक्ट सिर्फ फिलोसफर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका अनकॉन्शियस विल का आइडिया सिगमंड फ्रॉयड की साइकोलॉजी पर भी डीपली प्रभावित करता है। फ्रॉयड का साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन साइकी के अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को समझाता है, वो शोपेनहावर के विचारों से डीपली इन्फ्लुएंस्ड था। शोपेनहावर ने कहा था कि हमारे एक्शंस और डिजायर्स हमेशा रैशनल नहीं होते, बल्कि एक डीप सीटेड विल के जरिए कंट्रोल होते हैं जो लार्जली अनकॉन्शियस होती है। यह विल इरेशनल होती है और हमें अपनी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है, चाहे हमें इस बात का एहसास हो न हो। फ्रॉयड ने इस कॉन्सेप्ट को अपने साइको एनालिटिक थियोरी में इंक्लूड किया। फ्रॉयड के लिए इंसान का अनकॉन्शियस माइंड वो जगह थी जहां सप्रेस्ड डिजायर्स, फियर्स और अनस्पोकन ड्राइव्स होती हैं जो हमें अंदर से कंट्रोल करती हैं। फ्रॉयड का इड, ईगो और सुपर ईगो का मॉडल भी इनडायरेक्टली शोपेनहावर के अनकॉन्शियस विल के आइडिया से प्रभावित था। फ्रॉयड ने कहा कि इंसान के अंदर एक कांस्टेंट बैटल होती है बिटवीन हिज डिजायर्स यानी इड और उन्हें कंट्रोल करने का सिस्टम यानी ईगो और सुपर ईगो। इस बैटल का प्रभाव इंसान के बिहेवियर और डिसीजंस पर पड़ता है जो हमेशा रैशनल नहीं होते। यहाँ शोपेनहावर का इरेशनल विल का आइडिया क्लियरली दिखाई देता है। शोपेनहावर ने जो ह्यूमन बिहेवियर को एक अनकॉन्शियस फोर्स के जरिए समझा था, उसको फ्रॉयड ने अपने साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। दोनों के विचार यही सजेस्ट करते हैं कि इंसान के डिसीजंस और एक्शंस के पीछे एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा कॉन्शियस नहीं होती, लेकिन जो डीप डिजायर्स और फियर्स से बनी होती है। शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स पर भी काफी प्रभावित करने वाला रहा, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू का है। शोपेनहावर का दुख, इच्छा और ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर फोकस्ड एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट के लिए एक बेस बना। उन्होंने जीवन को एक इरेशनल और मीनिंगलेस स्ट्रगल के रूप में देखा जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के कोर आइडियाज के साथ जुड़ा है।
शोपेनहावर के लिए जीवन एक कांस्टेंट दुख था जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं और डिजायर्स के दौड़ में फंसा रहता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। इंसान का अस्तित्व क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स जैसे सार्त्र ने कहा कि जीवन इंट्रिंसिकली मीनिंगलेस है और इंसान को अपनी फ्रीडम के जरिए अपने पर्पस खुद बनाना पड़ता है। शोपेनहावर का इन्फ्लुएंस एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट के इस कोर से जुड़ा है। सार्त्र और कामू जैसे थिंकर्स ने ह्यूमन सफरिंग और एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया। कामू का द मिथ ऑफ सिसिफस, जिसमें जीवन को एक बेकार स्ट्रगल के रूप में देखा गया है, वो शोपेनहावर के पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू से क्लियरली प्रभावित था। कामू ने कहा कि इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन उसका स्ट्रगल हमेशा फ्यूटाइल होता है, यानी बेकार। ये आइडिया डायरेक्टली शोपेनहावर के विल और दुख के साइकिल से लिंक्ड है। शोपेनहावर के विचार ने वेस्टर्न थॉट में एक ऐसी दौड़ का विकास किया जिसमें पेसिमिज्म, अनकॉन्शियस डिजायर्स और जीवन के दुख और इच्छाओं को डीपली एक्सप्लोर किया गया। नीचे, फ्रॉयड और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स के काम में शोपेनहावर के आइडियाज का असर क्लियरली दिखाई देता है। नीचे ने शोपेनहावर के विल टू लिव को रिजेक्ट करके अपना विल टू पावर का कॉन्सेप्ट बनाया। फ्रॉयड ने शोपेनहावर के अनकॉन्शियस डिजायर्स के आइडिया को साइकोएनालिसिस में इंटीग्रेट किया और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स ने इंसान के दुख और मीनिंगलेसनेस के कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लोर किया। शोपेनहावर का इम्पैक्ट फिलॉसफी के कई फील्ड्स में इतना गहरा था कि आज भी उनके विचार हमारे मॉडर्न थॉट को शेप करते हैं। चलिए अब हम शोपेनहावर के जीवन के अंतिम दिनों, उनकी मृत्यु और उनके बाद उनके काम को जो प्रशंसा मिली उस पर चर्चा करते हैं। शोपेनहावर का जीवन उनके दार्शनिक विचारों के प्रति उनके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का प्रतीक था, लेकिन उनका पर्सनल जीवन ज्यादा सोशल नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा अकेलेपन और आइसोलेशन में बिताया। 1860 में 72 इयर्स की एज में शोपेनहावर की मृत्यु हुई। अपनी डेथ के समय तक वो अपने काम के लिए एक वाइडली नोन फिलोसोफर बन चुके थे, लेकिन उन्हें उनके जिंदा रहने के दौरान उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना बाद में उनके काम को दिया गया। नीचे ने कहा था कि शोपेनहावर उनके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स में से एक थे और फ्रॉयड का साइको एनालिसिस का सिस्टम उनके अनकॉन्शियस विल के कॉन्सेप्ट से डीपली प्रभावित था। आज के समय में शोपेनहावर को वेस्टर्न फिलोसफी के सबसे महत्वपूर्ण फिलोसफर्स में से एक माना जाता है। उनका पेसिमिज्म और विल का कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न डिस्कशंस में रिलेवेंट है, जिसमें हम ह्यूमन सफरिंग, डिजायर और एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। उनका इम्पैक्ट साइकोलॉजी, लिटरेचर और इवन पॉलिटिकल थॉट में भी दिखाई देता है, जहां वो इंसान के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और दुख के साइकिल को समझने में एक बेस प्रोवाइड करते हैं। शोपेनहावर की लेटर लाइफ उनके फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शन का दौर था, जहां उन्होंने अपने विचार को और रिफाइन किया। उनकी डेथ के बाद उनके काम को जो अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिला वो उनके जीवन के दौरान की तुलना में कई गुना ज्यादा था। उनकी लेगेसी वेस्टर्न फिलोसफी के वर्ल्ड में हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो गई और उनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स को शेप करता है। शोपेनहावर ने अपनी पूरी फिलोसफी को विल और रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को हम जैसा देखते हैं वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है और असली दुनिया एक ब्लाइंड और इरेशनल विल के रूप में होती है। ये विल हमेशा चलते रहती है, चाहे हमें पता हो या न हो, और हमारे हर एक्शन और इच्छाओं के पीछे इस विल का हाथ होता है। शोपेनहावर के लिए विल दुनिया का असली एसेंस थी। शोपेनहावर ने कहा कि मोरालिटी का असली बेस कंपैशन है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं तभी हम सही मोरल एक्शन करते हैं। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग दुख को समझकर हम अपनी इच्छाओं के दौड़ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के लिए दयालु बन सकते हैं। शोपेनहावर के लिए आर्ट एक ऐसा मीडियम था जो इंसान को विल के दौर से टेम्परेरी मुक्ति दिलाता है। म्यूजिक पर्टिकुलरली उनके लिए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट था।
शोपेनहावर का पेसिमिज्म हमें जीवन के हार्श रियलिटीज को समझने में मदद करता है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक रास्ता भी दिया कि हम अपने दुख को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।